स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। चलिए तो आज बात करते हैं तोरू दत्त के बारे में। इट वॉज विद तोरू दत्त दैट इंडियन इंग्लिश पोइट्री रियली ग्रेजुएटेड फ्रॉम इमिटेशन टू ऑथेंटिसिटी। देखिए ये जो फ्रेज़ है ना, ग्रेजुएटेड फ्रॉम इमिटेशन टू ऑथेंटिसिटी, इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा एग्ज़ाम में जब भी तोरू के बारे में लिखें, क्योंकि तोरू दत्त के पहले जो पोइट्री लिखी गई इंग्लिश में इंडिया में, वो ज़्यादातर इमिटेशन वाले फॉर्म में थी, कॉपी स्टाइल्ड कॉपी थी, समटाइम्स कंटेंट कॉपीड था यूरोपियन पोइट्स का, ब्रिटिशर्स का। तोरू के साथ थोड़ी ओरिजिनलिटी निकल कर के आई, ठीक है। तो जैसा देख रहे हैं, तोरू दत्त वॉज बोर्न इन 1856, डाइड इन 77। तो केवल 21 साल की उम्र में ही चली गई ये दुनिया छोड़कर। बट यस, उतने कम उम्र में ही कुछ ऐसा लिख दिया कि आज 2020 में भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब लगभग 170 साल हो चुके। सो the third and youngest child of Govind Chandar Dutt, Torulata, born a Hindu, was baptized along with the other members of the family in 1862. पिताजी का नाम इनके गोविंद चंद्र दत्त। शुरुआत में तो जो है बंगाली ही थे, हिंदू थे, और मतलब बंगाली हिंदू थे। आप ये मत कहिएगा कि सर आप ऐसी बात मत करिए। हिंदू थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनका इंक्लिनेशन जो है काफ़ी ज़्यादा था क्रिश्चियनिटी की तरफ। सो कॉल्ड मॉडर्न बनने के चक्कर में क्रिश्चियनिटी को अपनाया इन्होंने, और उनके साथ उनके पूरे परिवार के लोगों ने अपनाया। तो गोविंद चंद्र दत्त के 3 बेटा बेटी थे। एक लड़का था, एक लड़की थी जिनका नाम औरू था। औरू की बहन तोरूलता, है ना। तो जब क्रिश्चियनिटी अपना लिया इन लोगों ने, तो उसमें बपतिस्मा होता है, बैप्टाइजेशन किया जाता है। तो इनका बैप्टाइजेशन भी हो गया 1862 में, तोरूलता का। She learnt English at a very early age and reading and music were her chief hobbies. English काफ़ी छोटी उम्र से ही सीख ली थी। रीडिंग और म्यूज़िक ये दो उनकी मेन हॉबीज़ थी। Sailing for Europe in 1869, she spent a year in France studying French. 1869 में यूरोप के लिए निकली। उस समय तो एरोप्लेन कहाँ रहा करते होंगे, शिप ज़्यादा चलती थी। तो दैट इज़ वाई लिखा है ना, सेलिंग फॉर यूरोप इन 1869। 1 साल रही फ्रांस में, वहाँ पर फ्रेंच सीखा, पढ़ा। वॉज देयर आफ्टर इन इंग्लैंड फॉर 3 years। उसके बाद इंग्लैंड में 3 साल तक रही वो। रिटर्निंग टू इंडिया इन 1873, शी डाइड ऑफ कंजम्पशन 4 years लेटर एट द एज ऑफ 21। 1873 में वापस आ गई इंडिया, फिर 4 साल के बाद। कंजम्पशन यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम टीबी बोलते हैं, राजयक्ष्मा तपेदिक, ये उस समय लाइलाज रोग हुआ करता था। और अच्छे अच्छे पोइट, साहित्यकार इसकी चपेट में आए थे, एंड दे डाइड ड्यू टू दैट पर्टिकुलर डिजीज़। हिंदुस्तान में हिंदी में आप अगर याद करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसी बीमारी के शिकार हुए थे। अंग्रेज़ी साहित्य में इंग्लैंड में याद करें तो जॉन किट्स। 21 की एज में शी डाइड ऑफ कंजम्पशन। यहाँ प्रीपोजिशन भी देख लें, जब किसी के मरने के कारण का डिज़ीज़ क्लियर हो तो वहाँ पर ऑफ लिखता है, लिख का यूज़ करते हैं। और कोई अगर किसी रोग से बीमार चल रहा होता है तो जनरली वहाँ पर विद का यूज़ होता है, ठीक है।
One of her father's sonnets contains a remarkable pen portrait of her. पेन पोर्ट्रेट समझते हैं, जैसे अपने पेन से यानी अपने वर्ड्स में कैसे उन्होंने बेटी को अपने डिस्क्राइब किया था उनके फादर ने एक सोनेट में. क्या लिखा है? पुनी एंड एल्फ लाइक विद डिशेवल्ड ट्रेसेस, सेल्फ willed and shy, intent to pay her tenderest addresses to bird or cat, but most intelligent. देखिए काफ़ी कुछ कह दिया उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए. एल्फ लाइक वर्ड यूज़ किया बेटी के लिए. एल्फ एक्चुअली समझिए कि साइज़ में छोटे फरिश्तों की तरह है ना. एल्फ खूबसूरत प्यारी बच्ची, शाई भी है नेचर में और काफ़ी उसको वो प्यार करती है बर्ड से, कैट से, लेकिन इंटेलिजेंट. सो ऑब्वियसली तोरू वॉज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल. आगे और मालूम चलेगा आपको उनके बारे में. द 50 odd letters she wrote to her English friend मिस मार्टिन. जैसा कि आपने देखा कि 1 साल फ्रांस में, फिर 3 साल इंग्लैंड में रहने के बाद फिर वो वापस आ गए थे हिंदुस्तान में. तो आने के बाद यहाँ पर वो इंग्लैंड को बड़ा मिस करती थी तोरू. तो उनकी एक इंग्लिश फ्रेंड हुआ करती थी, नाम था मिस मार्टिन. उनको वो लेटर्स लिखा करती थी. तो यही ना होता है, बड़े साहित्यकार के लेटर्स तक जो है हमारे स्टडी मटेरियल बन जाते हैं. जॉन किट्स ने टॉम किट्स को, अपने भाइयों को लेटर्स लिखा. वो लेटर्स भी आज पढ़े जाते हैं साहित्य में, क्योंकि उसमें उनके लेटर्स में से ही निकल कर के वो टर्म आया नेगेटिव कैपेबिलिटी, जिसकी बात उन्होंने की थी. मतलब ये है कि जब आप एक बड़े साहित्यकार हो जाते हैं तो आप फॉर्मल गैदरिंग में कोई बात कहें या इनफॉर्मल गैदरिंग में कोई बात कहें, आपकी बात की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. तो मिस मार्टिन को लिखे हुए लेटर्स में जिस तरह से वो बातें करती हैं, उससे उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छे से रिवील होती है. देयर इज़ inevitably much in them the usual schoolgirl gossip about the trivial minute of daily life, news of the calving of a cow and the killing of a large snake, and at one place one finds her demanding a mosquito curtain for her canaries. But there is something much more also. मतलब जैसे कि एक स्कूल गर्ल बातचीत में तमाम बातें शेयर करती है, गाय को बच्चा हुआ तो सांप मारा तो क्या किया, तो इस तरह की बातें वो करती हैं. लेकिन समटाइम्स उनकी इन्हीं बातों में कुछ चीज़ें जो हैं कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक चीज़ भी विजिबल हो जाती है. क्या? जैसे a sad awareness of the passing of time and a strange intimations of maturity. तो ये चीज़ें भी तोरू विजिबल है समटाइम्स. समय किस तरह से पास हो रहा है, गुज़र रहा है, सीज़ नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता. एंड स्ट्रेंज इंटिमेशंस ऑफ मैच्योरिटी, कैसे लगता है कि वो समय पर या समय से पहले काफ़ी मैच्योर हो गई हैं, इसका रियलाइजेशन उनका. जैसा कि इसमें दिया है कि when she declares I'm getting quite old, 20 and some odd months, and with such an old fashioned face that English ladies take me for 30. करें कि 20 साल से कुछ ही महीने बड़ी हूँ मैं, लेकिन जो ओल्ड फैशन फेस है मेरा, जिस तरह से मैं रहती हूँ, इंग्लिश लेडीज़ तो मुझे 30 का समझती हैं. For one living so sheltered a life, she shows a surprisingly lively interest in the social and political scene. Sheltered life का मतलब बहुत ज़्यादा बाहर निकलने वाला काम नहीं हुआ करता था इनका, लेकिन फिर भी सोशल और पॉलिटिकल सीन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं. ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात है. When a European who had killed his size is reported to have been fined. तो जिस तरह से ओनली £2 आई थिंक, पाउंड और डॉलर, इतना कम जो पैसा चार्ज लगा, एक अंग्रेज़ ने अपने एक साइज़ को मार दिया जो कि इंडियन था. साइज़ वो जो घोड़े वगैरह की देखभाल करते हैं, तो उसको इतना कम पेनाल्टी उसको देनी पड़ी, इतना कम उसको हर्जाना देना पड़ा. तो बहुत गुस्से में कमेंट आया था उस समय इनका. यू सी हाउ चीप द लाइफ ऑफ एन इंडियन इज़ इन द आइज़ ऑफ द इंग्लिश जज.
एक अंग्रेज़ जज की आँखों में उसके लिए एक इंडियन की ज़िंदगी की क्या वैल्यू है। कितने दुख की बात है। हर कमेंट्स ऑन द बुक्स शी रीड्स शो अ वेल डेवलप्ड क्रिटिकल सेंस। जो किताबें पढ़ी उस पर जो कमेंट किया वो क्रिटिकल सेंस भी विजिबल है। जैसे शी वंडर्स व्हाई हार्डीज हीरोइंस जनरली मैरी द मैन दे लव द लीस्ट। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं तोरो की क्या है, हद है। हार्डी के नावल में जो हीरोइंस हैं वो उसी इंसान से क्यों शादी करती हैं जिससे वो सबसे कम प्यार करती हैं। पढ़ेंगे कभी आप हार्डी को तो आपको भी ये रियलाइज़ होगा। चूँकि हार्डी फेट को लेकर के बहुत ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन आप देखिएगा, फेट को बहुत तरजीह देते हैं हार्डी। और प्लॉट तो ऐसा ही कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको लगेगा कि यहाँ पर कोई इंसान काम नहीं कर रहा है, फेट के हिसाब से सारा काम होता चला जा रहा है। An impish sense of humor too breaks out occasionally, as when, on being chided by an elderly relative for not getting married yet, she replies demurely, "I was only waiting for your permission." तो कभी कभी वो ह्यूमर भी निकल कर के आता था उनकी पर्सनालिटी से, जब उनका कोई बड़ा रिलेटिव उनको डांटता था कि शादी क्यों नहीं कर रही हो। जैसे हमारे लिए कुछ लोग अम्मा जी बन जाते हैं। तो जब इनको कहा जाता था कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहती थी कि हाँ बस आपकी परमिशन तो लेनी थी, मिल गई ना, अब कर लेंगे। हर एटीट्यूड टू इंग्लैंड इज़ एम्बिवेलेंट। बहुत क्लियर है इंग्लैंड को लेकर के जिस तरह से उनका एटीट्यूड था। देखिए क्या कहती हैं, द बर्डन ऑफ हर लेटर्स, हाँ बहुत ज़्यादा लेटर में भरा पड़ा है ये। आई विश आई वॉज देयर, आई लॉन्ग टू बी देयर, शी मिसेज एट होम द फ्री लाइफ वी लेड देयर। जिस तरह से फ्री ज़िंदगी जिया करती थी इंग्लैंड में, इस चीज़ को मिस करती थी। बार बार ये चाहती थी कि वो जो है इंग्लैंड वापस चली जाएं। इंग्लैंड की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा मिस करती थी। When she drives by the Calcutta harbour, the sight of the steamships fills her with a sudden desire to jump aboard one of these homeward bound steamers. जब जाती थी कभी कभी कैलकटा हार्बर पर, समुद्र के किनारे, तो देखती थी शिप्स को, तो वहाँ पर भी मन उनका काफ़ी उछाल मारा करता था। She even refers to her own countrymen, quite innocently though, as natives. अपने देश के लोगों को ही natives वर्ड का यूज़ करती थी वो उस समय। तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ब्राउन इंग्लिश वूमन समझती थी, है ना, अपने ही देश के लोगों को नेटिव। क्योंकि फॉरेनर्स कहीं जब जाते हैं दूसरे देश में तो वहाँ के रहने वाले, ओरिजिनल रहने वालों को नेटिव कहा करते हैं। अपने ही देश के लोगों को कोई नेटिव नहीं कहता। तो इनोसेंटली कहा करती थी। And apologizes when pulled up by her British correspondent. जब लोगों ने खिंचाई की उनकी, तो इस बात के लिए माफ़ी मांगी उन्होंने। But as her study of Sanskrit during the closing years of her life brought her near to the springs of her own culture, she ceased to be a brown English woman. ब्राउन क्यों? क्योंकि भाई हम इंडियंस गोरे काले नहीं होते, हम ब्राउन वाले कैटेगरी में आते हैं। गोरे काले इन द सेंस ऑफ यूरोपियंस, ठीक है। नहीं तो सुनने वाले में कुछ गोरे होंगे तो कहेंगे कि ऐसा कैसे बोल दिए सर, हम तो गोरे हैं। तो भाई गोरा का मतलब यहाँ वाइट है और काला का मतलब ब्लैक है। तो हम सभी क्या हैं, ब्राउन हैं। अब उसमें कोई शाइनी फेस वाला होगा तो भाई ही और शी कैन बी प्राउड ऑफ दैट। ओके, सो जब संस्कृत की पढ़ाई कर ली वो पिताजी के साथ, अपने काफ़ी मेहनत करके इन्होंने बहुत कम समय में इन लोगों ने संस्कृत पर अच्छा कमांड कर लिया था, तो तब अपने कल्चर के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना इन्होंने और उससे काफ़ी जुड़ाव हो गया इनका। और फिर जो ब्राउन इंग्लिश वुमन होने का जो एक प्रिटेंशन था वो ख़त्म हो गया उनकी पर्सनालिटी से। She now realizes how grand, how sublime, how pathetic our legends are. ये कोट किया गया है उनकी बातों को, इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा में है, ठीक है। उनका मानना था, समझ में आ गया कि कितना ग्रैंड, सबलाइम और पैथेटिक लेजेंड्स हैं हमारे कल्चर में, हमारे मिथ, हमारे
तमाम जो मिथ के हीरोज़ हैं उनकी जो कहानियाँ हैं. And during the last few months of her life, she writes, "Strange to say, I do not much relish the idea of leaving Calcutta." देखिए कैसे भावना बदल गई. जब कल्चर को जान लिया, जुड़ाव हो गया, तो अब बात बदल गई. द टेबल वॉज टर्न्ड इन अ वे. तो उनको लगता था कि ये भी अजीब बात है कि अब मुझे कलकत्ता छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आई कैनॉट रिलिश द आइडिया. रिलिश बड़ा अच्छा वर्ड है, रस के लिए भी यूज़ किया जाता है. रस लेना, हाँ, चीज़ों को बाकायदे एंजॉय करना. आई एम वेरी फिकल फॉर इट वॉज आई हु रिग्रेट द मोस्ट लिविंग इंग्लैंड. समझ रही हैं कि हम फिकल माइंडेड हैं, जिसका दिमाग स्टेबल नहीं होता. बोली कि अजीब बात है ना, मैं ही तो थी. मैं जब इंग्लैंड छोड़ कर के आई तो मैं बहुत पछताती थी कि मैंने इंग्लैंड क्यों छोड़ा. मैं उसको मिस करती थी. लेकिन अब स्थिति यह आ गई है कि मैं कलकत्ता नहीं छोड़ना चाहती. आई वंडर वाई दिस इज सो. कैसे हो गया ऐसे? Toru Dutt's tragedy is that she died just when her talent was maturing with her discovery of her roots. ये एम के नायक का कहना है कि उनकी लाइफ की ट्रेजेडी यही है कि जब वो मैच्योर हो रही थी, अपने कल्चर को जानी थी और टैलेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया था, अपने रूट्स को जाना था उन्होंने, तभी बुलावा आ गया ऊपर वाले का. Of her 2 collections, only one appeared in her own lifetime, and that was not in the nature of original work. 2 वर्क लिखा उन्होंने और उसमें से उनके ज़िंदा रहते एक वर्क आया, पब्लिश हुआ, जो कि उस समय ओरिजिनल वर्क के फॉर्म में, मतलब नॉट इन द नेचर ऑफ ओरिजिनल वर्क. अ शीफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स. ठीक है, ये वर्क था. A sheaf gleaned in French fields 1876 comprises 165 lyrics by about 100 French poets. अच्छा, ये उनका अपना वो नहीं था, मतलब उसमें पूरी तरह से इनका अपना ओरिजिनल नहीं था, है ना, ट्रांसलेशन था. Translated into English mostly by her, only 8 of the pieces including the much praised Still Bad Thy Door, The Far East Close being by her sister Aru. तो जो ये वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, याद रखिए इसको. अ शेफ ग्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड्स, ठीक है, 1876 में पब्लिश हुआ. इसमें 165 लिरिक्स थे, फ्रेंच के लिरिक्स थे, फेमस पोइट्स के लिरिक्स थे, फ्रेंच पोइट्स के, बाई 100 फ्रेंच पोइट्स. मतलब एक 165, तो 165 जो लिरिक्स थे वो 165 पोइट्स के नहीं थे, मतलब लगभग 100 पोइट्स के थे. उसका ट्रांसलेट किया था इन्होंने और तारू ने, औरों ने मिल करके, तोरू और औरों मिल करके. तो तोरू ने ज़्यादातर किया था, उसमें से 8 पोएम जो है आरू ने ट्रांसलेट किया था. उसमें से एक काफ़ी फेमस है ये, स्टिल बैड दाई डोर, द फार ईस्ट क्लोज. Edmund Goss's description of the volume as a wonderful mixture of strength and weakness is a just evaluation. एडमंड गॉस एक फेमस नाम है इंग्लिश क्रिटिसिज्म के फील्ड में. तो एडमंड गॉस ने जो कहा इसके बारे में, जो शीफ ग्लिंट इन फ्रेंच फील्ड के बारे में जो उन्होंने कहा, वो ये था कि अ वंडरफुल मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. उसमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों विजिबल हैं. तो एम के नायक साहब का कहना है कि ठीक ठाक इवैल्यूएशन है, मतलब एक बैलेंस्ड इवैल्यूएशन इस वर्क का. एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882 में पब्लिश हुआ, पॉस्थ्यूमसली. आप जानते हैं पॉस्थ्यूमस वर्ड बड़ा यूज़ होता है लिटरेचर में. किसी राइटर के मरने के बाद जब कोई उसका वर्क पब्लिश होता है तो उसको पॉस्थ्यूमस वर्क कहा जाता है. जैसे कोई बच्चा पैदा हो बाप के मरने के बाद तो उसको पॉस्थ्यूमस चाइल्ड कहा जाता है. तो 1882 में इनका ये दूसरा वर्क पब्लिश हुआ था, एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान. Published posthumously shows how Keatsian in pace was the progress achieved by Toru Dutt during the last 2 years of her life. और देखिए ना, किड्स के जैसा फेट भी था और किड्स की तरह एक इंक्लिनेशन भी बन गया था इनके ज़िंदगी के लास्ट 2 साल में. जिस तरह से ये सोचा करती थी, जो लिखा करती थी, कहीं ना कहीं किड्स का एक, कह लीजिए कि एक इमेज
you can see in Toru's personality. Two of these ballads deal with the archetypes of Indian womanhood. इन बैलेट्स में एंसेंट बैलेट्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान लिखा है ना. बैलेट आप जानते हैं ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, तो और उसमें नरेशन होता है कहानी का. टू ऑफ दीज बैलेट्स डील विद द आर्कीटाइप्स ऑफ इंडियन वुमेनहुड. इंडियन वुमेनहुड का जो एक कह लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट चला रहा है बहुत समय से, उसका डिस्क्रिप्शन है उसमें, जैसे सीता एंड सावित्री. ठीक है, जानते ही हैं कि सीता और सावित्री दो का कितना ज़्यादा नाम लिया जाता है जब भी औरतों की बात आती है, तो मिथ की हेल्प से कैसे चीज़ें प्रोपेगेट की जाती हैं. 4 नरेट द लीजेंड्स ऑफ यंगस्टर्स, और उसमें से 4 जो लीजेंड हैं वो बच्चों के हैं. ध्रुव, बुट्टू, सिंधु और प्रहलाद. तो बुट्टू जो वर्ड है ये एकलव्य के लिए यूज़ किया जाता है. 1 रिकाउंट्स अ लीजेंड अबाउट द गॉडेस उमा, मतलब माँ पार्वती के बारे में बात हो रही है. एक जो है वो माँ पार्वती के बारे में है. एंड लक्ष्मण एंड किंग भरत आर द अदर कैरेक्टर्स दैट फिगर हियर. उसके अलावा लक्ष्मण और भरत का कैरेक्टर भी यहाँ. Toru Dutt is the first Indian English poet to make an extensive use of Indian myth and legend, though scattered references to these had been employed by her predecessors. कह रहा है कि इससे हम कह सकते हैं कि वो पहली इंडियन इंग्लिश पोएट थी जिन्होंने एक्सटेंसिव यूज़ किया इंडियन मिथ और लेजेंड का. हालांकि इनके जो पहले के लोग थे, जो प्रेडिसेसर थे, उन्होंने स्कैटर्ड वे में किया था, लेकिन इनकी तरह वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया था. Furthermore, her treatment of these legends reveals on the whole an instinctive understanding of the spirit underlying them. जिस तरह से वो लेजेंड्स का यूज़ उन्होंने किया, इससे समझ में आता है कि क्या इनकी एक इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग रही उनकी स्पिरिट को समझने में. Though as a recent Christian convert living in a half anglicized environment at home, she occasionally betrays certain inadequacies. जिस तरह से घर का जो माहौल था, क्रिश्चियनिटी का माहौल था, उसके बावजूद जो इनका इंक्लिनेशन रहा और चीज़ों का इंटरप्रिटेशन रहा, देखिए बहुत अंतर पड़ जाता है. जब कल्चर बदल जाता है ना, तो चीज़ों के मीनिंग को इंटरप्रेट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है. ठीक है, ऐसे माहौल में रह करके भी तो इसके पीछे रीज़न है जो यहाँ नहीं दिया हुआ है. इसके पीछे रीज़न उनकी माँ थी. हर मदर वॉज वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स हिंदुइज़म. तो ये उनका प्रभाव था जिससे तोरू और उनके फादर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके. एंड दैट इज़ वाई अपने ज़िंदगी के अंतिम दिनों में महाभारत वगैरह पढ़ा करती थी तोरू. चलिए ठीक है, आज अभी यहीं रुकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, विल कंप्लीट दैट, देन मूव टू अदर पोएट. थैंक्स, टेक केयर.